हेलो फ्रेंड्स। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के तहत जो चार्टर में, ठीक है ना, चार्टर में 3 से लेकर 22 तक के आर्टिकल्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जहाँ पे बताया गया है राज्यों की सदस्यता, जो चैप्टर 2 में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, इको सोशियो काउंसिल है, ठीक है ना। इस तरह से बताए गए कुछ अंग बताए गए संयुक्त राष्ट्र के, ये चैप्टर 3 में बताया गया है। महासभा क्या होती है, ठीक है ना, एक महासभा भी वहाँ पे होती है यूएन के तहत। तो ये क्या होती है, ये चैप्टर 4 में बताया गया है। इस सभी चीज़ों को आज के सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहेंगे इन तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चैप्टर 2, ठीक है ना, अध्याय 2 में क्या बताया गया है, सदस्यता के बारे में। एक तो होते हैं मूल सदस्य। मूल सदस्य का मतलब जो ओरिजिनल, जो यहाँ पे मेंबर्स थे जिन्होंने साइन किए थे उस टाइम 1942 के टाइम पे, जिन्होंने क्या किया था, हस्ताक्षर वगैरह किए थे, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था सैन फ्रांसिस्को में, तो वो कहलाते हैं मूल सदस्य। लेकिन उसके बाद कुछ राज्य क्या किए गए, बाद में धीरे धीरे करके जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 3 की बात करता है कि संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य वे राज्य होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर सैन फ्रांसिस्को में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक संगठन का स्थापित करने की मांग उठी, ठीक है। तो कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लगभग 50 देश थे, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया था, उस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत भी शामिल था, भारत लेकिन किसके साथ था, ब्रिटिशर्स के साथ था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पे शामिल हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, जिन्होंने भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके पश्चात जिन्होंने प्रस्तुत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके उसने अनुच्छेद 110 के द्वारा सत्यांकित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने हस्ताक्षर तो किया था, लेकिन साथ ही साथ जो अनुच्छेद 110 है इसमें, उसके अनुसार क्या किया गया था, सत्यापित किया गया था कि हाँ ये देश हैं, ठीक है। इतने सारे देश थे जिन्होंने क्या किया था, इसको मान्यता प्रदान की थी इस संगठन को, ठीक है ना, जिन्होंने हस्ताक्षर किया था 50 देशों ने। अब आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अन्य ऐसे समस्त शांति प्रिय राज्य जो प्रस्तुत घोषणा पत्र में सौंपे गए दायित्वों को स्वीकार करते हों। यानी कि जितने भी राज्य थे जिन्होंने क्या किया था, मूल सदस्य थे ना, उन्होंने क्या किया, ये प्रस्तुत घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके क्या माना कि हाँ यहाँ पे जो शांति का होना चाहिए, ठीक है, शांति प्रिय राज्य होना चाहिए सभी। उनको जो ड्यूटी दी गई थी, जो दायित्व दिए गए थे, उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार किया। और जो संघ के विचार में इस दायित्व को पूरा करने के योग्य इच्छुक हों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। यानी कि अगर राष्ट्र इसमें संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना है किसी देश को, तो क्या करना होगा, वो क्या होने चाहिए, इच्छुक होने चाहिए और योग्य होने चाहिए, किसके, संघ के विचार के अकॉर्डिंग। यही संघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें जो भी विचार है, उसके जो दायित्व हैं, उसको पूरा करने के योग्य हैं। इसका जो दायित्व है, दायित्व क्या है कि शांति प्रिय राज्य होना। शांति प्रिय राज्य का मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करने, ठीक है, किसी पे बम नहीं फोड़ने हैं, ठीक है, किसी पे युद्ध की घोषणा नहीं करनी है। ये सारी चीज़ क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार हैं। अगर इन सभी को पूरा करने की इच्छुक हो तो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो सकते हो आप, ठीक है। आपका मतलब जो राज्य हैं, यानी जो देश हैं। इसका दूसरा क्या कहता है, ऐसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा प्राप्त होगा। अब महासभा जो चैप्टर 4 में बताया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब भी किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश करना है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश होगी। जब सुरक्षा परिषद क्या करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल उस पर सिफारिश करता है, तो उसके बाद महासभा जो होती है, महासभा में निर्णय लिया जाता है कि इस सदस्य को क्या करना, सदस्यता देना है कि नहीं देना है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की गई। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है ना, वो देख रेख करती है, पूरा सिक्योरिटी देखती है, ठीक है, किस सदस्य को यहाँ पे निवारक कार्रवाई करवानी है, उस पर किस पे नहीं करवानी है, किस पे किस तरह से किस तरीके का कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखती है।
तो जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया है, निवारक या बाध्यकारी कार्रवाई की है। निवारक का मतलब कोई ऐसे कार्य के लिए जो नहीं करने हैं, ठीक है ना। किसी राज्य पे अगर आरोपित कर देता है ये कि ये कार्य आपको करने नहीं है बिल्कुल भी, वो क्या होता है, बाध्यकारी हो जाता है उस पर। तो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश में सदस्यता के अधिकारों या विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। यानी कि जो भी यहाँ पे उसके विशेषाधिकार होंगे राज्य के, उसको प्रयोग करने से क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कि महासभा द्वारा। अब यहाँ पे निलंबित कौन कर रहा है, निलंबित कर रहा है महासभा, लेकिन सिफारिश किसकी है, सिफारिश है आपकी यहाँ पे सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की। इन अधिकारों को विशेषाधिकार पुनः प्रदान किया भी जा सकता है, ठीक है। अगर सुरक्षा परिषद द्वारा क्या किया जा सकता है, जो अधिकार यहाँ पे सस्पेंड किया गया था ना, उसको पुनः भी प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 6। इसमें क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसका निष्पादन कर, यानी कि किसी भी अगर राज्य है उसको एक बार क्या कर लिया, मेंबर बना लिया गया, ठीक है। एक बार उसका कर लिया जाता है, मेंबर बना लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब उसके बाद क्या होता है, जो घोषणा पत्र है, यहाँ की जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में जब घोषणा पत्र पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि शांति प्रिय राज्य बनना है, ठीक है, किसी पे हमला नहीं करना है, किसी के युद्ध की तैयारी की घोषणा नहीं करनी है, ये सारी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ रहती है। अगर इन सभी में से किसी का भी बार बार उल्लंघन किया जाता है किसी सदस्य के द्वारा, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, उसका निष्कासन कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो क्या करता था, सस्पेंड कर रहा था, लेकिन सर अब यहाँ पे बार बार उल्लंघन करता है तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उसका निष्कासन भी कर दिया जाता है। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 क्या बात करता है कि अंग के बारे में, इसके कौन कौन से अंग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 7 के जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है, निम्न की संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के रूप में स्थापित की गई है। पहला आता है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट द हेग में, और सचिवालय, सेक्रेटरीट। ये सभी क्या होते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग माने गए हैं, ठीक है। इनकी स्थापना की गई है। तो पहला आता है महासभा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इको सोशियो काउंसिल, ठीक है। उसके बाद आता है 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 5 आता है सेक्रेटरीट। 5 यहाँ पे अंग बता दिए गए हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रस्तुत घोषणा पत्र के अनुसार आवश्यकता होने पर सहायक अंग भी स्थापित किए जा सकते हैं। यानी कि जो प्रमुख अंग स्थापित किए गए हैं ना, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर भी कुछ ऐसे क्या किया जा सकता है, कुछ विभाग की स्थापना की जा सकती है, कुछ सहायक अंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो अंग बनाए जाएंगे ये असिस्ट कर सकें सिक्योरिटी काउंसिल को। उसके बाद अनुच्छेद 8 आता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य और सहायक अंगों में स्त्रियों और पुरुषों को किसी भी हैसियत से समानता के आधार पर भाग लेने की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अब यहाँ पे क्या है, स्त्रियों पुरुषों पे ना, जो भी यहाँ पे सहायक अंगों में या फिर मुख्य अंग है जो बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के तहत, उसमें क्या किया जाएगा, अगर स्त्री है पुरुष है तो उनमें किसी भी तरह की यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। समानता के आधार पर, इक्वालिटी, यहाँ पे हैसियत की स्टेटस के आधार पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगर वो योग्य होंगे तो वहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 क्या कहता है, महासभा। महासभा की गठन किया जाता है, ठीक है। तो गठन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 9 क्या कहेगा कि महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे महासभा में कौन रहता है, जो संयुक्त राष्ट्र के है सभी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र में अभी टोटल कितने सदस्य हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य रहेंगे, और महासभा में किसी भी सदस्य देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। यानी कि अगर महासभा में अगर जो मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र के, जो सदस्य बनाए गए हैं ना, उनमें से हर देश के कम से कम यानी अधिक से अधिक 5 यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्रतिनिधि हो सकते हैं, उस महासभा में अपॉइंट किए जा सकते हैं। 5 से अधिक नहीं रहेंगे,
ठीक है। तो महासभा में क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वहाँ पे उपस्थित होंगे और साथ ही साथ अगर हर देश के हर राज्य के क्या होंगे 5 से अधिक यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 5 हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन 5 से अधिक नहीं रहेंगे। अब इनके कार्य और शक्तियाँ क्या है भाई, इनका गठन तो हो गया, लेकिन इनका कार्य क्या है, इनकी पावर्स क्या है, ये सब बताना है आप। अब यहाँ पे आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, प्रस्तुत घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली या राष्ट्र संघ के किसी भी अंग की उन शक्तियों और कार्यों से जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी भी मामले पर महासभा विचार कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, जो घोषणा पत्र बनाया गया था, ठीक है, घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली या राष्ट्र संघ किसी भी अंग की उन शक्तियों और कार्यों से जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है। ठीक है, तो जिन कार्यों की व्यवस्था घोषणा पत्र में की गई है ना, उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न विवादक होता है, ठीक है ना, विवादित होता है, प्रश्न कोई उठता है, ठीक है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस मामले में क्या किया जा सकता है, महासभा के द्वारा विचार किया जा सकता है। महासभा में कौन होता है, जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं वो होते हैं, और हर राज्य के 5 से अधिक यहाँ पर प्रतिनिधि नहीं हो सकते उसमें। और अनुच्छेद 12 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, यानी कि अनुच्छेद 12 में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के किसी भी प्रश्न या मामले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के या सुरक्षा परिषद से या दोनों से ही सिफारिश कर सकती है। अब इस प्रकार का जब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है तो राज्य कहाँ पे जाएंगे, राज्य जाएंगे ना कि भैया इस प्रश्न का निपटारा किया जाए, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से किया जाएगा या सुरक्षा परिषद से, या फिर दोनों से यहाँ पे सिफारिश की जा सकती है कि भैया इस प्रश्न का निपटारा किया जाए। अब अनुच्छेद 11 आता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से वांछित सहयोग सामान्य सिद्धांतों पर विचार कर सकती है। अब महासभा क्या करेगी, अब जो विवादक उत्पन्न होता है, ठीक है, जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके बारे में क्या करेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है ना इसको, इसीलिए तो इस संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि वो शांति और सुरक्षा बनाए रखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तब यहाँ पे जो इस शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए ना, जो भी उसको लगे जैसे भी सिद्धांत यहाँ पे यूज करना चाहिए उसको यूज कर सकती है, ठीक है ना। जिन सिद्धांतों के माध्यम से शांति सुरक्षा बनाई रखी जा सकती है उस पर विचार करेगी, जिनमें निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का नियमन करने वाले सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। यानी निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि किसी भी शस्त्र के बिना, यानी कि अगर युद्ध हो रहा है तो यहाँ पे युद्ध को रोका जाए, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो बम बरसाया जा रहा है ना, अभी जैसे ही रूस और यूक्रेन वाला चल रहा था, तो वहाँ पे क्या है, ये सब बंद किया जाए, निशस्त्रीकरण किया जाए, ठीक है। शस्त्र नियंत्रण यानी कि जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वेपन्स वगैरह, ठीक है ना, वेपन्स वगैरह जो यूज हो रहा है उस पर नियंत्रण करने के बारे में जो भी नियम बना सकती है वो बनाएगी। साथ ही इसके महासभा ऐसे सिद्धांतों के संबंध सदस्यों और सुरक्षा परिषद दोनों से सिफारिश कर सकती है। यानी कि जो यहाँ पे सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए ना, जो महासभा है ना, वो किससे यहाँ पे सिफारिश कर सकती है, या तो जो सदस्य हैं उनसे, या सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, या दोनों से सिफारिश कर सकती है कि भैया इसके बारे में कुछ किया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, महासभा संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के द्वारा सुरक्षा परिषद अथवा किसी राज्य द्वारा, जो अनुच्छेद 35 पैरा 2, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे यहाँ पे कुछ उद्देश्य बता दिए गए हैं किस प्रकार से रोकी जा सकती है, ठीक है, ये हो गया। अब अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है, प्रस्तुत घोषणा पत्र में निर्दिष्ट कार्यों के अनुसार जब सुरक्षा परिषद किसी झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई कार्रवाई कर रही हो, तो जब तक सुरक्षा परिषद महासभा में ऐसा करने का अनुरोध नहीं करे तब तक महासभा उस झगड़े परिस्थिति के बारे में कोई सिफारिश नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि घोषणा पत्र में जो कार्य बताए गए हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे उद्देश्य बताए गए घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने के लिए, ठीक है, जो वहाँ पे एक्ट बताए गए हैं, ये करना है, ये ऐसा नहीं करना है, उसके अनुसार घोषणा पत्र के अनुसार जब सिक्योरिटी काउंसिल किसी झगड़े या कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, विवादित परिस्थिति उत्पन्न हो गई ना, उसके संबंध में कार्रवाई अगर कर रही है,
ठीक है। तो जब तक यहाँ पे सुरक्षा परिषद महासभा में ऐसा करने का कोई अनुरोध नहीं करे, तब तक महासभा ना उस झगड़े या परिस्थिति के बारे में कोई भी सिफारिश नहीं करेगी। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर वो कार्रवाई कर रही तो कार्रवाई करेगी, यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी ये महासभा, जब तक इस पे उससे अनुरोध ना किया जाए। अनुरोध कौन करेगा? सुरक्षा परिषद ही करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया होगा ना दिमाग में कि इस अनुरोध कौन करेगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। महासचिव सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा को उसके प्रत्येक अधिवेशन के समय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में ऐसे किसी मामले की सूचना देगा जिस पर सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर रही है। अब महासचिव जो है ना, सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा को जब भी इसका अधिवेशन होगा ना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, तो उसकी सूचना देनी होगी इसको महासचिव को। ठीक है, जिस पर सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर रही है, सुरक्षा परिषद जिस पर भी कार्रवाई कर रही है ना, उसकी सूचना किसको? महासचिव को देनी होगी। ठीक है, और कुछ नहीं। अब आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? महासभा निम्न प्रयोजनों के लिए अध्ययन की व्यवस्था करेगी और उन पर सिफारिश करेगी। अब यहाँ पे क्या बताया गया? कुछ प्रयोजन बताए, कुछ पर्पस बताए दिए गए हैं यहाँ पे लिख के कि इनके लिए क्या किया जाएगा, इन पर सिफारिश कर सकती है महासभा, और इनके लिए क्या करेगी? अध्ययन की व्यवस्था भी कर सकती है। ठीक है, पहला आता है आपका राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। अब यहाँ पे जो होता है राजनीतिक स्तर पे क्या करना, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करने के लिए। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था ना, उसमें क्या करना, जैसे एक देश ने क्या किया, वैक्सीन बनाया, तो वैक्सीन को क्या करना, किसी दूसरे देश के लोगों के लिए सहयोग करना। ठीक है, साथ ही साथ अगर कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयों के द्वारा मदद करना, ये सारी चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्रमिक विकास और उनकी संहिता करने को प्रोत्साहन करना। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उसका क्रमिक एक प्रकार से विकास करने का, डेवलप करने के लिए। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। अब यहाँ पे जितने भी चीज़ें बताई गई ना, आर्थिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में, ठीक है, इसमें भी सहयोग बढ़ाना। ठीक है, और जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना मानव अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की स्वतंत्रताओं की प्राप्ति का सहयोग देना। ठीक है, ये कुछ आप पढ़ लेना। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? महासभा को सुरक्षा परिषद से वार्षिक और विशेष रिपोर्टें प्राप्त होगी जिन पर यह विचार करेगी। महासभा क्या है ना, सुरक्षा परिषद से भी एक वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करती है। वार्षिक रिपोर्ट्स ने क्या क्या किया, कैसे किया, ठीक है ना, किन झगड़ों को निपटारा किया, ये सारी चीज़ें विशेष रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे क्या होती है, महासभा को प्राप्त होती है, जिन पर विचार किया जाता है। इन रिपोर्टों पर उन कार्रवाइयों का विवरण है कि जिन्हें सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निश्चय कर लिया है या कर चुकी है। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने क्या क्या किया है, ठीक है ना, और आगे सुरक्षा बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए वो क्या क्या करना चाहती है, इसके बारे में रिपोर्ट, पूरी वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पे विशेष प्रकार से यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है महासभा के समक्ष, जिस पे क्या किया जाता है, चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा कहता है संयुक्त महासभा को संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों से रिपोर्ट प्राप्त होगी और उन पर विचार करें। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल ने दे दिया, उसी तरह से जो सामाजिक आर्थिक काउंसिल होता है ना, ठीक है, सचिवालय होता है, इन सभी से क्या किया जाता है, यहाँ पे रिपोर्ट प्राप्त होती है और उस पर विचार किया जाता है महासभा के द्वारा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बजट वगैरह के बारे में बताया गया। तो महासभा संघ के बजट पर विचार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी, यानी कि जो भी बजट वगैरह रहता है ना, जैसे हर देश का अपना अपना एक बजट पेश होता है, उसी तरह से महासभा का भी एक बजट पेश होता है। ठीक है, तो इस पर विचार किया जाता है और उस पर अनुमोदन करती है। दूसरा आता है संघ का व्यय महासभा द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र वहन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे देश होता है ना, देश का बजट प्रस्तुत होता है तो वहाँ पे लोगों से वसूला जाता है पैसे, ठीक है, टैक्स वगैरह के रूप में, ये सारी चीज़ें से। तो उसी तरह से अगर जो संघ का व्यय होता है ना, महासभा द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसका जो बैन किया जाता है ना, यानी पैसे किससे वसूले जाते हैं, राष्ट्र, यानी कि जो भी वहाँ पे उसके मेंबर होते हैं UN के, उनसे लिया जाता है ये सब पैसे वगैरह।
उसके बाद आता है महासभा अनुच्छेद 57 में उल्लिखित विशेष अभिकरणों के साथ हुए वित्त और बजट संबंधी सभी समझौतों पर विचार करेगी। यानी कि जो अनुच्छेद 57 के तहत यहाँ पे इसमें जो आर्टिकल 57 है उसमें विशेष अभिकरण के बारे में बताया गया। उसके साथ अगर अभिकरण का मतलब जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं उनके साथ कोई वित्त और बजट संबंधी कोई समझौता हुआ है ना, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उस पर क्या करना, उस पर विचार करेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसको अपनी सिफारिश देने से दृष्टि से इस प्रकार विशेष अभिकरणों के प्रशासन संबंधी बजटों की जांच करेगी। यानी कि जो बजट तैयार हुआ है इससे संबंधित तो उस पर भी विचार किया जाएगा, उसकी जांच करेगी। कौन करेगी? यूएन की जो महासभा होती है ना वो करेगी। अब आता है मतदान। मतदान के लिए भी होगा। अब जैसे गठन हुआ, ठीक है, उसके कार्य के बारे में बताया, शक्तियों के बारे में बताया। अब यहाँ पे क्या है, गठन, मतदान के बारे में। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है, महासभा का प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। यानी कि जितने भी सदस्य हैं महासभा, उन सभी का क्या होगा, एक, अगर एक सदस्य है तो उसका एक मत होगा। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों में महासभा के निर्णय उस समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एराइज होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसके बारे में अगर निर्णय किया जाएगा महासभा के द्वारा, तो कितने सदस्यों के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी मतदान करने वाले कितने सदस्य होने चाहिए उसके पक्ष में। तो मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से किए जाएंगे इस प्रश्न का निर्धारण। ठीक है, जो उपस्थित हैं तो उनका 2/3 बहुमत, 2/3 से। और इन प्रश्नों को निम्नलिखित बात शामिल होगी। इन प्रश्नों में कौन कौन सी बात शामिल हो सकती है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में सिफारिश करने के संबंध, सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करने संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया। अनुच्छेद 86 के पैरा 1 की गा के अनुसार न्यासिता परिषद के सदस्यों के निर्वाचन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों का प्रवेश, अगर नए सदस्यों को प्रवेश के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कोई कहता है इसको यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा सकता, कोई कहता है यहाँ पे प्रवेश दिया जा सकता, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन एराइज होते हैं तो इनका 2/3, ठीक है, जो उपस्थित हैं उनका 2/3 के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। बाकी इन जो ऊपर कुछ क्वेश्चन बता दिए गए वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई अदर क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, निर्णय 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, वही है 2/3 वाला है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 20। ये क्या कहता है, महासभा की बैठकें नियमित वार्षिक अधिवेशनों में तथा अवसरोचित विशेष अधिवेशनों में हुआ करेगी। विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक सदस्यों के अनुरोध पर महासचिव बुलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो महासचिव होता है ना, तो महासचिव क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं, अल्पसंख्यक सदस्य, उनके द्वारा, संयुक्त अल्पसंख्यक सदस्य का मतलब अगर अधिक से अधिक जो राज्य हैं वो अगर अनुरोध करते हैं या फिर विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पे बुलाने के लिए कहा जाता है, अनुरोध किया जाता है, तो महासचिव क्या करेगा, यहाँ पे अधिवेशन बुलाता है। अब महासभा जो है, महासभा के कार्य कैसे किए जाएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, ये उसके लिए नियम बनाएगी। ठीक है ना, महासभा जो है स्वयं अपने लिए नियम बना सकती है। अब उसके लिए कोई और तो है नहीं उससे बड़ा, ठीक है, तो वही नियम बनाएगी। अब महासभा में कौन कौन होता है ये तो आपको पता है, ठीक है, तो वह प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। जब भी इसमें अधिवेशन होता है ना महासभा का, तो उसमें क्या होता है, उसके अपने द्वारा उनके एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए महासभा ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझती है। अब जब महासभा का कार्य संपन्न कराना है ना, तो जैसे महासभा क्या है, यूएन का एक अंग है,
ठीक है। तो महासभा जो क्या कर सकती है, उसको अपना कार्य संपन्न कराना है तो वो क्या कर सकती है, अपने अंडर में कुछ अंग को और सहायक अंगों का यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे गठन कर सकती है, जो क्या करेंगे, पूरा कार्य करेंगे, यानी कि ये असिस्ट करेंगे किसको, महासभा को। ठीक है ना। ये जो कुछ अगर इनको कार्य दिया गया है तो ये कार्य करेंगे और महासभा को जो है उसको क्या किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा। तो ये रहा आपका 2, 3 और 4 अध्याय। आगे का सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है। अध्याय 5 में क्या बताया गया, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यदि आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे यहीं पे समाप्त करूँगा इसको।